अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है रिकन्स्ट्रक्शन। तो रिकन्स्ट्रक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो चैप्टर था राइज ऑफ हिटलर नाजिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, जर्मनी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो रिकन्स्ट्रक्शन हो गई अब जर्मनी की, बहुत इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में कि इकोनॉमिकली हिटलर ने जर्मनी को कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया था। तो टॉपिक को आगे ले जाने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की हिटलर ने, तो उसके बाद उसने क्या किया? डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्शन करने के बाद उसने क्या किया कि जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको वो बंद करते थे या मारते थे। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब हिटलर जो है, अब उसके पास पावर भी आ चुका था। अब उसका एक सपना था, उसका एक ख्याल था कि जर्मनी को फिर से एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना दूंगा। ये किसने बताया? ये हिटलर ने उस समय पे बताया। तो ये ख्वाब इसने कैसे पूरा किया, पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन। तो हिटलर ने क्या बदलाव किया? तो इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन जो है, तो उसमें हम देखते हैं जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी को, जिसकी हालात बहुत ख़राब थी, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आए थे, ग्रेट डिप्रेशन टाइम पीरियड में हमने देखा। तो उस वक्त हमने ये भी देखा कि जर्मन मार्क की जो वैल्यू थी वो गिरती जा रही थी, जर्मन करेंसी की जो वैल्यू थी वो गिरती जा रही थी। तो उसके साथ में हमने देखा कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, कुछ भी नहीं था। तो इस बीच में जर्मनी कैसा खड़ा हो गई, तो वही हम पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पावर कम्स विद मनी। पावर जो है ये कैसे आता है? मनी से। पैसा फेंक तमाशा देख, वही हुआ यहाँ पे भी। गोया कि जब आपके पास पैसा होगा तभी आपके पास ताकत आगे आ जाएगी। तो अब जर्मनी क्या चाहता था, हिटलर क्या चाहता था कि जर्मनी एक स्ट्रांग कंट्री बने। लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं जर्मनी हैड नो मनी। वहाँ पे जर्मनी में जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, वहाँ पे पैसे नहीं थे, जो कि हमने लास्ट टॉपिक्स में भी पढ़ा था इकोनॉमिक क्राइसिस में। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो पावर कैसे आएगा? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिटलर के सामने कि हिटलर चाहता था कंट्री बहुत स्ट्रांग बने, बहुत पावरफुल बने, लेकिन पावर जो है, पावर कम्स विद मनी। तो उस समय पे हिटलर ने इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन पे काम करना स्टार्ट किया था। किस तरह से अपनी इकोनॉमी को रिकवर करवाए। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तब जाके वो किसी भी कंट्री के साथ लड़ सकते हैं। तो किसी भी कंट्री के साथ वो कुछ भी कर सकता है, जंग भी कर सकता है या अपना इन्फ्लुएंस उन पे जमा सकता है। तो अब इस चीज के लिए उसने क्या किया था, तो वही हम देखते हैं। हिटलर असाइनड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जालमार सॉचेस्टर। जो इकोनॉमिस्ट वहां पे था, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, तो हिटलर ने ये जिम्मेदारी उसी को दी कि इकोनॉमिक रिकवरी हम कैसे करेंगे। खुद तो वो इकोनॉमिक्स नहीं ज़्यादा जानता था, तो उस चीज़ के लिए एक इकोनॉमिस्ट उसने बुलाया था, तो जिसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने दी। तो वो इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम क्या था? जालमार। यहाँ पे एच जो है साइलेंट रहता है। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी पर काम स्टार्ट किया कि मतलब किस तरह से जर्मनी की जो टूटी फूटी इकोनॉमी थी, जो बहुत खस्त हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर थी, तो उसको वापस खड़ा किया जाए। तो उसने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया ताकि क्या हो, जिसके चलते इकोनॉमी में एक नई रूह बोंक दिया जाएगा। इकोनॉमी जो है वो थोड़ी मजबूत हो जाए, जिसका चलते वो अपने जो एम्स हैं या इंस्पायरेशंस हैं वो कर सकता था। तो किसके द्वारा ये उसने किया? जो जालमर के द्वारा उसने ये किया, उसी को उसने ये काम सौंपा
कि इकोनॉमिक रिकवरी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं ये पहले ख़त्म करना है। तो व्हाट वाज डन बाय हिम, तो जलमार ने क्या किया था, तो उसने क्या किया था वही हम देखेंगे। तो जलमार के द्वारा अब क्या किया गया था तो वह हम देखते हैं। ही एमड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। तो जलमार ने क्या किया, अब हम देखते हैं कि जलमार ने सोचा कि अगर इकानमी में पैसे चाहिए तो लोगों के पास काम होना चाहिए। अब लोगों के पास काम कब होगा, जब वहां पे काम मिलेगा तब लोग जाएंगे काम करने के लिए। तो जालमार ने बताया कि ये कैसा होगा, तो उस समय पे उसने एक आइडिया दिया कि हम लोन लेंगे दूसरे देशों से। तो लोन लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम काम स्टार्ट करेंगे। स्टेट फंडेड क्रिएशन प्रोग्राम जो होगा वही हम स्टार्ट करेंगे। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे। कि अब ये स्टेट फंडेड क्रिएशन प्रोग्राम जो है ये क्या है, तो वो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पैसा लगाएगी और काम देगी लोगों को। कि जैसे कि गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट कैसे काम लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, काम देंगे लोगों को, वो हम देखते हैं। गवर्नमेंट रोड्स बनाते हैं, या गवर्नमेंट अगर रोड बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेगा लोगों को जॉब मिलेगा। तो एक तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं डेवलपमेंट भी होगा और लोग जो हैं उनको भी काम मिलेगा। ये आइडिया किसने दिया, ये जलमार ने दिया कि अगर गवर्नमेंट जो है खुद पैसा लगाएगी, काम देगा लोगों को, तो डेवलपमेंट भी हो जाएगा और जो इकॉनमी है उसमें भी पैसा आ जाएगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। ये आइडिया उसने दिया किस में, तो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान में जो जलमार ने दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है जलमार कौन था, व्हाट डिड ही डू। जलमार जो है ये इकोनॉमिस्ट था, तो उसने क्या किया था, ही एमड फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। तो ये सब कैसे हो जाएगा, चाहे डेवलपमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी हो या इकॉनमी में पैसा सर्कुलेट करना है, तो ये होगा थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम जो उसने बताया था। तो ये काम स्टार्ट हुआ कौन सा, फुल प्रोडक्शन या फुल एम्प्लॉयमेंट का जो काम उसने बताया था वो अब शुरू होने लगा। तो उसके द्वारा अब उसने क्या किया था, ही प्रोड्यूस्ड जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार्स द वोल्क्स वैगनर्स। तो जो जर्मन सुपर हाईवेज जो प्रोड्यूस करेंगे उसी प्रोग्राम के अंदर उसी के चलते लोगों को काम दिया जाएगा जो सुपर हाईवेज बनाएंगे। तो जर्मनी के जो सुपर हाईवेज होंगे वो डेवलप किए गए और जो पीपल्स कार्स है जैसे कि वोल्क्स वैगनर्स हैं, तो जो कार्स आते हैं वो जर्मनी की जो है स्टेट फंडिंग वर्क जो है क्रिएशन प्रोग्राम जो है उसी टाइम पे उन्होंने भी वो स्टार्ट किए थे। अब जब सुपर हाईवेज बनाएंगे, जो सुपर हाईवेज बनाएंगे, जो वोल्क्स वैगनर्स कार्स बनाएंगे, तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो कार्स ये बनाएंगे वो दूसरे देशों में भेजेंगे, पैसा कमाएंगे और लोगों को जॉब देंगे। तो हम देखते हैं कि जो कार्स बनाएंगे, कार्स बनाने के साथ ही हम देखते हैं पैसे आएंगे, लेकिन जो सुपर हाईवेज बनाने से पैसा कैसे आएगा, सुपर हाईवेज बनाने से पैसा कैसे आएगा, यही हम देखते हैं कि जो सुपर हाईवेज जो है जिसकी वजह से हम देखते हैं चीज़ों को फास्टली मोबाइलाइज करते हैं ये लोग। चाहे आर्मी को इधर उधर जल्दी जाना होगा वार के टाइम में, या गुड्स को जल्दी इधर से उधर पहुंचाना होगा, भेजना होगा, तो वो उसी के ज़रिए से होते हैं। तो उस समय पे ज़्यादा हम देखते हैं कि डिजिटल या ज़्यादा जो होता है कि जिसे हम आज कहते हैं कि जो फास्ट मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन है, एयर रूट्स वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर्स, वो उस समय पे ज़्यादा नहीं थे। तो उस समय पे हम देखते हैं कि इसी के द्वारा काम चलाए जाते थे रोड के ज़रिए। तो उसने ये भी बताया कि जो सुपर हाईवेज हम बनाएंगे तो उससे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, स्टेट को भी फ़ायदा मिलेगा। और जो आर्मी होगी तो जंग के दौरान उनको जल्दी से इधर उधर जाना होगा। जब ये सुपर हाईवेज बना के होंगे तो उस समय पे फौज है वो जल्दी आगे जाएगा और कब्जा कर सकते हैं। तो इस आइडिया ने जो है, जो कि जालमार ने दिया था, उसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पे काम किया था। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकली उसने रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया था जर्मनी को, कि अब पॉलिटिकली किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया गया जर्मनी को, हिटलर ने कैसे पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया था। तो हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के दौरान हमने पढ़ा कि 13% जो टेरिटरी है जर्मनी की दे लॉस्ट इट। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कंक्लूड या साइन हुई थी उसके जरिए से हम देखते हैं कि बहुत इनजस्टिस हुआ था जर्मनी के साथ। तो अब हिटलर ये चाहता था कि मैं जर्मनी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करूंगा पॉलिटिकली। तो उस चीज़ के लिए उसने क्या किया था, अभी तक यहाँ पे हमने पढ़ा था पहला जो पोर्शन है उसका इकोनॉमिकली कि उसने कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकली उसने जर्मनी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकली सिर्फ जर्मनी जो है वो कमज़ोर नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे जर्मनी दूसरे देशों से, क्योंकि दूसरे देश जो थे वो उनको डराते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के द्वारा जर्मनी को पॉलिटिकली भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। वो कैसे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं हिटलर अक्वायर्ड क्विक सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी। जो पॉलिटिकली रिकंस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हिटलर जो है उसको बहुत सक्सेस मिल गई जो कि उसकी फॉरेन पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी में उसको बहुत सक्सेस, कामयाबी मिल गई। अब पहले फॉरेन पॉलिसी को समझना होगा। 7th 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। कि मतलब अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने रिलेशन दूसरे देशों के साथ में कैसे रखते हैं। तो तब हम देखते हैं कि जो रिलेशंस होती हैं, These all relations are governed by foreign policy। के जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि जैसे हम देखते हैं मीडिया पे या खबरों में हम देखते हैं, सुनते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का दौरा आज इस मुल्क में है, कल फलानी के पास गया था। तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी हैं वो काफ़ी स्ट्रांग थी पाकिस्तान की, शाह महमूद कुरैशी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी आर द सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि एक कंट्री बनाते हैं टू मेंटेन द रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो जिसके द्वारा वो अपने रिलेशन मेंटेन करते हैं किसके साथ, जो अदर कंट्रीज होती हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी होगी। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से मॉडिफाई किया था कि उसको बहुत सक्सेस मिल गई थी। सक्सेस किस सेंस में उसको मिलती थी कि बहुत सक्सेस हिटलर को, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, हिटलर ने सारे जो इनजस्टिस हुए थे जर्मनी के साथ उन्हें रिस्टोर कर लिया था। कि इनजस्टिस क्या हुआ था जर्मनी के साथ, जो कि उसने रिस्टोर किया था। तो वही हम देखते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के दौरान या 1919 के बाद में जितने भी इनजस्टिस हुए थे जर्मनी के साथ वो उसने रिस्टोर करने की कोशिश की। तो इसमें उसने क्या पहले किया था, हिटलर पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। जो लीग ऑफ नेशंस था उसमें जर्मनी भी एक मेंबर था, जर्मनी भी उसका एक मेंबर था।
तो हिटलर ने पहले उसको जर्मनी को निकाला था किससे, लीग ऑफ नेशन से 1933 में। तो गोया कि उसने अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवा दी लीग ऑफ नेशन में, कहा कि हमें लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिटलर ये भी जानता था जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था 1919 में, यूएस के जो प्रेसिडेंट उस वक्त थे जिसने कंसेप्ट दिया था लीग ऑफ नेशंस का, वुडरो विल्सन उसका नाम था। तो बाद में उसने ये भी देखा कि वुडरो विल्सन ने आइडिया दिया था लीग ऑफ नेशंस का, जो कि उसने मेंशन किए थे 14 पॉइंट्स, और 14 पॉइंट्स में हमने देखा है कि ठीक है लीग ऑफ नेशंस उन्होंने बनाया था। तो बाद में हम देखते हैं कि जिसने आइडिया दिया, वुडरो विल्सन ने आइडिया दिया, यूएस के प्रेसिडेंट ने आइडिया दिया लीग ऑफ नेशन का, लेकिन यूएस खुद मेंबर नहीं रहा था उस समय पे लीग ऑफ नेशंस का। अब हिटलर ने भी सोचा अगर उसने ये प्लान दिया, अगर उसने ये अडॉप्ट किया, लीग ऑफ नेशंस को बनाया, 14 पॉइंट्स उसमें दिए, तो खुद ये उसका मेंबर क्यों नहीं बना, खुद ये उसका मेंबर क्यों नहीं रहा। तो फाइनली उसने ये भी बताया कि जर्मनी जो है उसको जो ये मेंबर था लीग ऑफ नेशंस का वहां से विड्रा करना जो जर्मनी है, तो ही पुल्ड आउट जर्मनी फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। अब लीग ऑफ नेशंस की बात करें, लीग ऑफ नेशंस एक ग्रुप था बहुत सारे कंट्रीज का, जो कि हम आज देखते हैं। आज लीग ऑफ नेशंस नहीं है, लेकिन वहां पे आज उस समय जगह पे यूनाइटेड यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो लीग ऑफ नेशंस की बात करें वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना इफेक्टिव नहीं था तो जितना कि आज यूएनओ है। तो लीग ऑफ नेशंस जो है मैंने पहले बताया कि ये एक ग्रुप था, तो उसमें हम देखते हैं जो भी उसका मेंबर होगा उस लीग ऑफ नेशंस का, उस ग्रुप का, ही हैड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उस कंट्री को, उस मेंबर को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो लीग ऑफ नेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हिटलर ने क्या बोला, सबसे पहले जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि हिटलर ने सोचा कि लीग ऑफ नेशंस मुझे कल फ्रीली काम नहीं करने देगा। कल मेरा जो प्लान है, तो अगर मैं एक तरफ वो प्लान कल इम्प्लीमेंट कर दूंगा, तो दूसरी तरफ मैं खुद लीग ऑफ नेशंस का मेंबर होऊंगा, तो उस समय पर मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेहतर है कि इस प्रॉब्लम से निकलना है मुझे, तो जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस जो मेंबर हैं उसको विड्रा करना है वहां से। तो अब जर्मनी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। अब जर्मनी किसी की नहीं सुनेगा क्योंकि उसने मेंबरशिप कैंसिल करवा दी। अब जर्मनी अपने हिसाब से काम करेगा, तो अब जर्मनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, जो कि लीग ऑफ नेशंस उस समय पे थे। तो उसके बाद में हिटलर ने क्या किया था, देन ही रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936। 1933 में जर्मनी को बाहर निकाला लीग ऑफ नेशन से। 1936 में जो राइनलैंड जो था उसको रीऑक्युपाई किया था। अब ये राइनलैंड ने किसने कैप्चर किया था, जो कि हमने पढ़ा था कि फ्रांस ने उसको डिमिलिटराइज किया था, एलाइज ने उसको डिमिलिटराइज करा था। तो फ्रांस ने ऊपर कुछ एरियाज पर कब्जा कर लिया था राइनलैंड पे, जो गोया कि जो राइनलैंड था वो उस समय पे न्यूट्रल भी था। अब हिटलर ने कहा कि ये हमारा ही पार्ट था, तो ये न्यूट्रल क्यों किया गया, ये डिमिलिटराइज क्यों किया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1936 में हिटलर ने राइनलैंड को रीऑक्युपाई किया था। 1936 में फिर से अपने कब्जे में ले लिया था राइनलैंड को। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हिटलर है ये एग्रेसिव होता जा रहा था, बोल्ड स्टेप्स लेता था। अब उसने ये स्टेप्स लेने शुरू किए थे कि हम देखते हैं कि जर्मनी को भी बाहर निकाला लीग ऑफ नेशन से, राइनलैंड को भी रिकैप्चर किया था, रीऑक्युपाइड किया था। उसके बाद हम देखते हैं ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, और उसने इंटीग्रेट किया था ऑस्ट्रिया और जर्मनी को फिर से इंटीग्रेट किया था। कब? 1930 में। और उस समय उसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। जैसे कि आपने सुना होगा, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया, वन जार वन रशिया वन रिलीजन, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, वन जर्मनी, है ना, या वन लीडर वन हिटलर, या वहां पे एक ही रिलीजन होगा। जिस तरह हम देखते हैं कि वन मोदी वन इंडिया वन रिलीजन।
वही सब पॉलिसीज उसने यहाँ पे जो है वो अडॉप्ट की थी। तब जाके हम देखते हैं कि उसने ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट किया था जर्मनी के साथ। क्यों उसको इंटीग्रेट किया था कि हमने पहले भी पढ़ा कि ऑस्ट्रिया का जो कल्चर वगैरह है वो जर्मनी के साथ मिलता जुलता था। जिस तरह हम आज देखते हैं कि कश्मीर का जो कल्चर है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है, तो तब हम देखते हैं कि कश्मीरी जो है ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे भी हुआ था। लेकिन यहाँ से जो आगे हम टॉपिक को दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया विद जर्मनी, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।